स्वागत है। हम सब आग को तो जानते ही हैं, गर्मी, रोशनी, है ना, खाना पकाने के काम आती है, कभी कभी खैर खतरनाक भी होती है। हाँ बिल्कुल। पर क्या ये बस इतनी है, मतलब जलती दी लपटें? आज हम एक गहरे विषय में उतर रहे हैं। प्राचीन भारतीय स्रोत अग्नि को कैसे देखते हैं। जी हमारे पास कुछ अंश हैं अग्नि द कॉस्मिक फायर ऑफ क्रिएशन से, और महाभारत वैदिक संहिताओं के भी कुछ हवाले हैं। हाँ, ये स्रोत काफी दिलचस्प बातें बताते हैं। तो सवाल यह है, क्या अग्नि सिर्फ आग है, या जैसा ये स्रोत इशारा कर रहे हैं वो सृष्टि की कोई मूलभूत शक्ति है, कुछ कुछ आज के विज्ञान जैसा? चलिए देखते हैं इन विचारों में क्या है। बिल्कुल। देखिए, स्रोत अग्नि को पंच महाभूतों में से एक तो मानते ही हैं, मतलब सृष्टि के 5 मूल तत्व। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जी, लेकिन अग्नि की परिभाषा वहाँ कहीं ज्यादा जटिल है। इसे सिर्फ जलती हुई लकड़ी या गैस की तरह नहीं देखा गया है। अच्छा, तो फिर कैसे? स्रोत इशारा करते हैं कि अग्नि का संबंध विद्युत आवेश, जिसे हम इलेक्ट्रिकल चार्ज कहते हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनसे भी है। ये वो ऊर्जा है जो सृष्टि की शुरुआत से जुड़ी है। अरे, विद्युत आवेश और तरंगे, ये तो बहुत आधुनिक लगता है, मतलब आज की फिजिक्स जैसी बात। हाँ, है ना। क्या स्रोत ये बताते हैं कि ये विचार कैसे, मतलब वो अग्नि को इस रूप में कैसे देख पाए? देखिए, सीधे सीधे आज के विज्ञान जैसी शब्दावली तो नहीं मिलेगी, जाहिर है, लेकिन संकेत बहुत दिलचस्प है। महाभारत में एक जगह आता है कि आकाश और वायु के संपर्क से। आकाश यानी स्पेस, और वायु मतलब मोशन या वेव्स। हाँ, बिल्कुल। उनके संपर्क से एक दीप्त तेज वाली बहुत बलवान अग्नि पैदा हुई और उसने पूरे आकाश को जैसे रोशन कर दिया। और इसे ऊर्ध्वशिश भी कहा गया है, यानी जिसकी किरणें या गति ऊपर की ओर हों। वायु से अलग उसकी गति नीचे या समानांतर मानी गई है। अच्छा, ऊर्ध्वशिश। और आपने गर्मी की बात भी की थी। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है। स्रोत कहते हैं कि यही ऊष्मा या गर्मी की पहली उत्पत्ति है। अग्नि के प्रकट होने से पहले सब कुछ ठंडा था, ऊष्मा रहित। तो ये सिर्फ रोशनी या आग नहीं, बल्कि एक तरह की पहली वो फंडामेंटल एनर्जी हुई। स्रोत इसके स्वरूप पर कुछ और बताते हैं। आपने कणों का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, और ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। स्रोत कहते हैं कि अग्नि ही वो पहला तत्व है जो परमाणु या कण रूप में प्रकट होता है, पार्टिकल फॉर्म में। कण रूप में? जी। और इसी में जोड़ने की प्रक्रिया, जिसे वो संयोग प्रक्रिया कहते हैं, वो शुरू होती है। इससे पहले का जो तत्व था वायु, वो तरंग रूप में था, वेव फॉर्म में। अच्छा, तो वायु तरंग है और अग्नि कण है जिसमें जुड़ाव शुरू होता है। बिल्कुल। तो अग्नि एक तरह से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट जैसा है, जैसे आज हम क्वांटा की बात करते हैं। ये सृष्टि में पदार्थ बनने की एकदम शुरुआत है। कमाल है। मतलब यहाँ पदार्थ और ऊर्जा के बीच की जो लाइन है वो बहुत ही महीन दिख रही है। कण रूप में आना, ये तो सृष्टि रचना में एक बहुत बड़ा कदम हुआ ना। निश्चित रूप से। और ये अग्नि अकेली नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये प्राण ऊर्जा से, जीवन ऊर्जा। हाँ, प्राण से, मरुत यानी गति या ऊर्जा के दूसरे रूपों से, और छंद रश्मियों से, मतलब रिदमिक वाइब्रेशंस या पैटर्न्स, उनसे भरी हुई है, बल्कि उन्हीं से बनी है। छंद रश्मियां? जी, वाइब्रेशंस। जी। यहाँ तक कि सृष्टि की जो मूल ध्वनि मानी जाती है, ओम, उसका भी अग्नि से गहरा संबंध बताया गया है। तो ये सिर्फ भौतिक कण नहीं है, इसमें सूक्ष्म ऊर्जाएं और शायद चेतना के पहलू भी जुड़े हैं। ये तो बहुत गहरा विचार है तो। लेकिन एक बात और, क्या अग्नि सिर्फ निर्माण ही करती है? हमने शुरू में विनाश या नियंत्रण की भी बात सुनी थी शायद। बिल्कुल सही। और यही बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अग्नि में एक द्वैत है, एक डुअलिटी है। द्वैत कैसे? स्रोत बताते हैं कि इसकी जो तीक्ष्ण आवेशित तरंगे हैं, वो ब्रह्मांडीय बादलों को, या शायद जिसे आज हम डार्क मैटर या डार्क एनर्जी जैसा कुछ कह सकते हैं, उस तरह की बाधक चीजों को नियंत्रित करती हैं या नष्ट करती हैं। अच्छा, नियंत्रण या विनाश? हाँ, लेकिन साथ ही ये सोम नाम के एक तत्व के साथ मिलकर सृष्टि की रचना भी करती है। सोम? ये क्या चीज है? सोम को अग्नि का एकदम विपरीत माना गया है। शीतल, ठंडा, अप्रकाशित, पोषण देने वाला। अग्नि का उल्टा? बिल्कुल। स्रोत इसे अक्सर वायु या जल तत्व से जोड़ते हैं। तो अग्नि यानी ऊर्जा, गर्मी, कण, और सोम यानी पदार्थ का आधार, शीतलता, जुड़ाव। ये दोनों मिलकर सृष्टि का ताना बाना बुनते हैं। सही कहा।
ये निर्माण और नियंत्रण, या कहिए सृजन और संहार, दोनों का प्रतीक है। अग्नि के बिना स्थूल पदार्थ बन ही नहीं सकता, ये अनिवार्य है। अद्भुत। तो अगर हम इन प्राचीन ग्रंथों को देखें तो अग्नि सिर्फ वो आग नहीं है जो हम रोज देखते हैं, ये सृष्टि की एक बुनियादी शक्ति है। जी, एक मौलिक शक्ति। सही समझा आपने। ये नजरिया अग्नि को ऊर्जा, पदार्थ और शायद चेतना की जो शुरुआती अभिव्यक्तियां हैं उनसे जोड़ता है। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए ना। स्रोत ये भी कहते हैं कि अग्नि तत्व को ओम या भ्रू जैसी एकाक्षरा वाक रश्मियों से, मतलब मूल ध्वनियों या स्पंदनों से नियंत्रित और निर्मित किया जा सकता है। हाँ, ऐसा उल्लेख है। और ये ध्वनियां पार्थिव परमाणुओं पर भी असर डाल सकती हैं। तो क्या ये महज कल्पना है, या ये प्राचीन विचार अनजाने में ही सही आधुनिक भौतिकी की जो खोज है, यूनिफाइड फील्ड थ्योरीज की, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत, हाँ, या फिर क्वांटम लेवल पर ऊर्जा, पदार्थ और शायद ध्वनि या स्पंदन के किसी गहरे संबंध की तरफ इशारा कर रहे थे? ये वाकई एक बहुत बड़ा और सोचने लायक सवाल है। क्या ध्वनि या चेतना पदार्थ को इस तरह प्रभावित कर सकती है जैसा ये ग्रंथ संकेत देते हैं? आधुनिक विज्ञान अभी भी इन गहराइयों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। लेकिन ये जो प्राचीन अंतर्दृष्टि है, ये हमें विचार करने पर मजबूर जरूर करती है ना? बिल्कुल। ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा बिंदु है। इस अद्भुत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।